3 साल मैंने इतने मज़े किए कि चौथे साल में डर गया कि अब क्या होगा लाइफ़ का। दोस्तों के बीच बैठ के बात कर रहा था कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और उन्होंने मेरे आइडिया पे हँसी उड़ा दी और कहीं न कहीं एक मेरे लिए वो चैलेंज भी बन गया कि अब ना मुझे ये चीज़ तो करके दिखाना है। कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। नवंबर में जो पैसे मिले, उसका डबल हुआ दिसंबर में और दिसंबर में जो पैसे मिले उसका डबल हुआ जनवरी में। अगर मैं ये फ़िगर आउट कर लेता कि मुझे आगे क्या करना है, तो शायद मेरे को आज सोचना नहीं पड़ता। जो बच्चे ने एक टाइम पे सोचा था कि उसको यूट्यूब पे वीडियो बना के बस डालना है और उसके लिए अब एक बिज़नेस की तरह ये बन गया था। अरे सुनो, स्टूडेंट हो, परेशान हो कि पढ़ाई भी करनी है और पैसे भी कमाने हैं, या जॉब करते हो और जॉब करने के साथ-साथ साइड इनकम करना चाहते हो, या अपने घर की बेटी हो जो अपने माँ-बाप को दिखाना चाहती है कि वो भी घर बैठे कुछ कर सकती है, तो चिंता मत करो, इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन सिन्हा। मेरा चैनल है यूट्यूब पर सुपर सुपर के नाम से, जिस पर 15 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और आज जोश टॉक के मंच से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप घर बैठे या पढ़ाई करते हुए या इवन जॉब करते हुए भी साइड इनकम कमा सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरा जन्म 1995 में हुआ था। मेरे और मेरी बहन के पैदा होने के ठीक बाद मेरे पेरेंट्स दिल्ली आ गए थे बिहार से। हम बिहार समस्तीपुर को बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं लेकर आए थे। वो खाली हाथ आए थे और उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था दिल्ली में अपना सफ़र। मेरे पापा एक सोलर टेक्नीशियन थे और मेरी मम्मी एक ब्यूटीशियन थी। हमारी फैमिली इनकम उतनी नहीं थी कि एक आदमी कमाए तो हमारा घर चल सके, तो इसीलिए मेरी मम्मी को भी काम करना पड़ा और वो घर भी देखती थी उसके साथ-साथ। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने थे, मैं अपने आप को कभी ज़्यादा पुश नहीं करता था। जब मेरा बीटेक के एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया, तो मेरे कॉलेज के एडमिशन का टाइम आया था, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को ₹50,000 कॉलेज में जमा कराने थे एडमिशन काउंसलिंग के लिए सिर्फ़। और मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए थे कि कैसे वो उस काउंसलिंग के लिए वो पैसा जोड़ेंगे, पर उन्होंने जैसे-तैसे इधर-उधर से उधार लेकर और कुछ चीज़ें गिरवी रख के वो ₹50,000 जोड़े और मुझे कॉलेज में एडमिशन कराया। इंजीनियरिंग करते हुए मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को आज पढ़ाई करनी है और कल जॉब करना है। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि मेरे को वीडियो बनाने से भी कुछ होगा, और वो चीज़ सिर्फ़ मस्ती और मज़ाक के लिए था। मैं और मेरे दोस्त दोपहर में घर में बैठते थे, लैपटॉप में कुछ लगा देते थे और उसपे रिएक्ट करना या कुछ छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन करना आपस में, जिसको हम वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते थे और उसको अपलोड कर देते। हमारी कोई उम्मीद नहीं थी उससे कि हम उससे कुछ अर्निंग करें या कुछ करें। तो जब किसी वीडियो पे हमें सही में व्यूज़ आए, तो हम हैरान हो गए कि लोग हमें क्यों देखना चाहेंगे, हमारी मस्ती-मज़ाक में उनको क्या मज़ा आएगा। सुपर हीरोज़ के बारे में बात करना, गीक आउट करना, उन पे वीडियोज़ बनाना, बहुत मुझे ऐसा लगता था कि बहुत फिक्स्ड लोग ही हैं इसको देखने के लिए, इस पे बात करने के लिए। पर जैसे-जैसे मैं इसके बारे में बात करता गया, लोग इस पे वीडियोज़ देखते गए। यूट्यूब को सीरियस लेने से पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने 3-4 दोस्तों के बीच बैठ के बात कर रहा था कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और सीरियसली वीडियो बनाया जाए, कि हमें प्रॉपर एक स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग के साथ सबके सामने वीडियो लेकर आना है। मेरे 1 से 2 दोस्तों ने उस टाइम अचानक से उनको हँसी आ गई। मेरे को अजीब लगा क्योंकि हम सब हमेशा मस्ती-मज़ाक में रहते थे, और जब उनको हँसी आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको बेइज़्ज़ती की तरह लिया कि उन्होंने मेरे आइडिया पे हँसी उड़ा दी, और कहीं न कहीं एक मेरे लिए वो चैलेंज भी बन गया कि अब ना मुझे ये चीज़ तो करके दिखाना है, क्योंकि ये हँसी मेरे को जमी नहीं बिल्कुल भी। तब मैंने 2017 जनवरी में एक चैनल बनाया जिसका नाम मैंने उस टाइम रख दिया सुपर सुपर। मैं सोचता था कि जब ये चैनल चल जाएगा या ऑडियंस को और अच्छा लगेगा, कुछ बड़ा होगा, तब इसका नाम कुछ और रखेंगे। उस टाइम के लिए मैंने सुपर सुपर रख दिया। फिर मैं धीरे-धीरे उसपे वीडियोज़ डालता रहा। अराउंड 30 वीडियो डालने के बाद मैं देखता था कि व्यूज़ मेरे 50 से 60 रहते थे और ऑडियंस भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती थी। पर मैं इतना जानता था कि जो 50-60 लोग भी देख रहे हैं, वो खुश हैं, वो एंटरटेन्ड हैं। तो ऐसे करते-करते मार्च आया और मार्च में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और एक पल को मेरे को ये भी लगता था कि जो मैं ये काम करता हूँ, जो मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ, सुपर हीरोज़, कॉमिक्स और मूवीज़ का, इसके कितने ही फ़ैन होंगे। तो मेरे मन में टारगेट था कि जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, उस दिन बहुत हो जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है ये। पर अप्रैल में चीज़ें बदलने वाली थी। अप्रैल में मैंने एक वीडियो डाली थॉर के ऊपर, और अचानक से मैं अगले दिन देखता हूँ कि मेरे 3 लाख व्यूज़ हो गए इस वीडियो पे। मैं हैरान था कि ये 3 लाख लोग कौन है और कहाँ से आए हैं और उनको इसमें क्या दिख रहा है। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि अप्रैल में मेरे को पहली बार यूट्यूब से इनकम मिली। कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ अपनी हॉबी के बारे में लोगों से बात किया और लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और मुझे उससे पैसे मिले। मेरे लिए बहुत यूनिक था, बहुत नया था, और पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैं एक बच्चा था, पर मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद इस जगह ध्यान ना देना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है और आगे फ्यूचर में जॉब करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर फिर उसी बीच मेरी प्लेसमेंट हुई। प्लेसमेंट में मुझे जब जॉब मिल रही थी, तो उस जॉब की सैलरी और मेरे यूट्यूब की अर्निंग
ऑलमोस्ट बराबर थी उस टाइम पे। तब फिर मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर आया कि मेरे को जॉब करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो करूँ। तब फिर मैंने अपने पिताजी से बात करी, मेरे पिताजी ने कहा कि सबको अपना पैशन फ़ॉलो करने का मौका मिलता नहीं है लाइफ़ में और अपना काम होता है, बजाए कि किसी और के लिए काम करना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिसंबर तक अपने आप को टाइम देता हूँ, अगर कुछ अच्छा होना होगा तो दिख जाएगा दिसंबर में। पर हुआ ये कि अक्टूबर में मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए और मैं हैरान हो गया और परेशान भी कि मुझे पता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर एक ज़िम्मेदारी की तरह है और इन 1 लाख लोगों को अब एंटरटेन करना कहीं न कहीं मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं पलट के पीछे नहीं देख सकता। नवंबर आया और नवंबर में जो पैसे मिले, उसका डबल हुआ दिसंबर में और दिसंबर में जो पैसे मिले उसका डबल हुआ जनवरी में और मैं समझ गया कि अब मुझे पलट के नहीं देखना है। मुझे यही काम करना है और जितनी मेहनत से इस काम को कर सकता हूँ, उतनी मेहनत से इस काम को करूँगा। मैं एक लैपटॉप और एक कमरे के अंदर एक छोटे से ₹300 के ग्रीन स्क्रीन के आगे अपनी वीडियो बनाता था और लोगों को जितना एंटरटेन कर सकता था, करता था। ये काम इतना पसंद था मेरे को, ये इतनी अच्छी हॉबी थी मेरी कि मेरे को पहले 3 साल पता ही नहीं चला कि मेरी लाइफ़ में क्या हुआ। मुझे ये तक पता नहीं चला, मेरे घरवालों ने जब मुझे 3 साल बाद बताया कि कुछ चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, आटा, चावल, चीनी, तो मैं हैरान होता था कि इतना दाम बढ़ गया है। उस 3 साल के बीच में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब से मेरी अर्निंग ठीक-ठाक होने लगी, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ़ जी रहा था, पर मैं एक चीज़ देख रहा था कि मैं कभी छुट्टी नहीं ले पाता था। तो एक मेंटली एग्ज़ॉशन आया मेरी लाइफ़ में और तब मैंने फ़ील किया कि कुछ अलग करने की ज़रूरत है। तब फिर मैंने सोचा टीम बनाने का। मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ ऐसे एडिटर्स को पकड़ा जो मेरे जैसा एडिट करने की कोशिश करते थे और मेरे जैसा सोचते थे, जैसा मैं सोचता था, जो कि बहुत मुश्किल था मिलना। और उसके बाद फिर हमने अपनी टीम बनाई और टीम बनाते-बनाते तब मुझे पता चला कि आदमी अकेले बहुत तेज़ भाग सकता है, पर अगर उसको दूर तक जाना है, तो उसको टीम चाहिए ही चाहिए। तो टीम तो बना ली और टीम में सबको पैसे भी देने थे, पर मैंने एक चीज़ देखी कि यूट्यूब पर शुरुआत में जितने आपको सब्सक्राइबर दिखते हैं, जितने आपको व्यूज़ दिखते हैं और जितना लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पकड़-पकड़ के आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, उतने आपको पैसे नहीं मिलते शुरू में। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो रहा था कि मेरे को उतने पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे अपने साथ-साथ उन एडिटर्स और उन स्क्रिप्ट राइटर्स को भी पैसे देने थे। तब फिर मैंने और रिसर्च करी, मैंने पता लगाया स्पॉन्सर्स के बारे में, मैंने पता लगाया एफ़िलिएट लिंक्स के बारे में, मैंने पता लगाया कि कैसे और तरीकों से प्रोडक्ट्स बेच के भी इवन पैसे कमाए जा सकते हैं यूट्यूब से। तब फिर मैंने स्पॉन्सरशिप फिगर आउट करी, हमने स्पॉन्सर्स को अप्रोच किया, स्पॉन्सर्स ने हमें अप्रोच किया और एक नेटवर्क बना हमारा। हमने एफ़िलिएट मार्केटिंग को डिस्कवर किया कि कैसे हम दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर भी कमीशन से पैसे कमा सकते हैं। हमने कई प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोचा और खुद भी डिस्कवर किया कि प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकते हैं। ये पूरी जर्नी इतनी डिफरेंट थी कि जो बच्चे ने एक टाइम पे सोचा था कि उसको यूट्यूब पे वीडियो बना के बस डालना है और पैसे उठाने हैं, उसके लिए अब एक बिज़नेस की तरह ये बन गया था कि उसको अपनी ब्रांड को भी देखना है, एक प्रोडक्ट को भी देखना है, स्पॉन्सर्स को भी देखना है और इस चैनल को भी चलाना है और वीडियोज़ तो डलनी ही चाहिए भाई। जब मैं छोटा था तब मेरे ज़्यादा सपने नहीं थे, मुझे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए थी, पर कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे को खलती थी। जैसे मेरे घर में एक एसी नहीं था और हम कहीं भी जाते थे तो हमें दिक्कत होती थी आने-जाने में। हम कई बार क अगर गाँव में किसी को कुछ हो गया और ट्रेन पकड़ना पड़ा तो हम वेटिंग लिस्ट में गए हैं। तो उस टाइम मैं सोचता था कि काश हमारे पास थोड़े से और पैसे होते या थोड़ा कुछ ऐसा लाइफ़ होता कि ये चीज़ें पूरी हो पाती। मेरे को याद है एक बार मेरे घर में सेकंड हैंड एसी आया था। इस सारे काम को शुरू करने से पहले मेरे घर में सेकंड हैंड एसी आया था और वो एसी देखकर मैं इतना खुश था कि हमें पहली बार एसी की हवा खाने का मौका मिलेगा घर में। और जब वो एसी लगा घर में और उसको स्टार्ट किया गया तो वो स्टार्ट हुआ नहीं। और हम लोग इतने मायूस हो गए, इतने दुखी हो गए कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं जीवन में कुछ भी कमाऊँ, कितना भी कमाऊँ, सबसे पहले अपने घर के लिए एसी लेना है। तो इस एसी वाले इंसिडेंट के होने के करीब 2 साल बाद जब मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी आई, तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे हाथ में इतने पैसे हैं। मैंने थोड़े और पैसे कमाए और सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने एसी लिया और अपने घर में एसी लगवाया। मेरे घरवाले शायद उस टाइम जानते भी नहीं थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ और वो जब एसी लगता हुआ देख रहे थे, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब फिर मैंने अपने घर में भी बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इससे भी अर्निंग आ रही है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पापा गुस्सा होंगे जब वो सुनेंगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ और वीडियोज़ को डाल के पैसे मेरे को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो इस चीज़ के लिए मना कर देंगे कि कभी करना नहीं। मैंने अपने काम के पहले 2-3 महीने नहीं बताया किसी को कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब मेरे पापा को किसी और के थ्रू पता चला कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और उससे कई सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, कई व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आके खुश हुए मेरे को देख के कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और वो करने में मुझे मज़ा आ रहा है और उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत शाबाशी दी। मेरे पापा के रिएक्शन से ठीक उल्टा रिएक्शन हुआ मेरी मम्मी का। मुझे लगता था मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करेगी इस चीज़ के लिए,
पर मेरी मम्मी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। वो आज तक मुझे कहते काम के 7 साल बाद भी कि बैंक में अगर जॉब होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता, ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा मज़ा आता। तो मेरी मम्मी को हमेशा वो थोड़ा पुराने ख़यालात की हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि जो सिंपल तरीके हैं उससे अगर आदमी पैसा कमाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपनी हॉबी को परस्यू करते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा सजेशन ये है कि आप पहले वो पहचानो कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, क्या करना आपको पसंद है और उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। जब आप उससे रिलेटेड कुछ बनाओगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको देखने वाले लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आप कैसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करके पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब पहले सबसे अच्छा ऑप्शन है कि यूट्यूब पे आपको तुरंत कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता, आप डायरेक्ट मोनेटाइज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ को। तो पहले आप यूट्यूब से शुरू करें, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ डालें, उसपे जो एड्स आएँगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद आप इंस्टाग्राम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं रील्स बनाने के लिए, जहाँ आप अपने उस कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं जिससे आपको एड रेवेन्यू आ रहा है। इसके साथ-साथ अगर आप क्वालिटी रील्स बनाएँगे, तो आप स्पॉन्सर्स को बुला सकते हैं या आप अपनी ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, जिससे आप पूरा कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। मेरे केस में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं एक जगह लकी रहा कि मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर में ये फिगर आउट कर पाया कि कैसे यूट्यूब से इनकम निकालनी है। अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जॉब करते-करते ही काम करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपने कई सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, जो यूट्यूब पर जॉब करते-करते अपनी वीडियोज़ डालते हैं और उतनी ही इनकम निकालते हैं जितनी इनकम मैं निकालता हूँ। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ की है कंसिस्टेंसी कि अगर आप अपने जॉब के साथ आपको हफ्ते में इतना टाइम मिलता है कि आप 1 या 2 वीडियो बना सकते हैं, तो आप अपनी कोशिश कीजिए कि 1 या 2 वीडियो हर हफ्ते डाल पाएँ। यूट्यूब या किसी भी कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर आपने इस बारे में बात करी तो आपको व्यूज़ आ जाएँगे। हाँ, आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे कैपिटलाइज़ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करो, उस इंटरेस्ट पे आप वीडियोज़ बनाना शुरू करो क्योंकि अपने इंटरेस्ट के बारे में आदमी ज़्यादा अच्छा जानता है। कुछ लोग गाड़ियों के बारे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको गाड़ी के बारे में जानना उनकी हॉबी होती है, तो आप गाड़ी के बारे में बता सकते हो। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता है कौन-सा प्लेयर अच्छा है, कौन-सा प्लेयर खराब है, कौन-सा प्लेयर इस सीज़न खेलेगा, कौन-सा प्लेयर इस सीज़न नहीं खेलेगा। तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो उसके बारे में बनाओ ताकि आपको भी मज़ा आए, आप लंबे टाइम तक उसको कर भी पाओ उस काम को और ऑडियंस आपकी एंटरटेन होती रहे। तो अगर मैं बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पर सुपर हीरो मूवीज़, कॉमिक्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और अपडेट्स हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। कोई भी मूवी आती है और वो किस स्टोरी से ली जाती है, उसके बारे में मेरे को एक जनरल आइडिया होता है और उसके बारे में मैं गीक आउट करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। मान लीजिए कोई सुपर हीरो मूवी अनाउंस हुई है, तो मुझे एक जनरल आइडिया होता है वो किस सुपर हीरो के बारे में है, उसमें कौन-कौन से कैरेक्टर हमें दिख सकते हैं और कैसे वहाँ पे एक स्टोरी फॉर्म हो रही है उस सुपर हीरो के अराउंड। मैं उसकी ओरिजिन डिस्कस करता हूँ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि उसकी स्टोरी जब कॉमिक्स में आई थी, तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। एक ऐसे कंटेंट को बनाकर जिसको आप रील के थ्रू भी प्रमोट कर सकें और लॉन्ग फॉर्म में भी डाल सकें। अगर कोई घर पे बैठा है, तो उसको घर बैठे सिर्फ़ एक स्क्रिप्ट फिगर आउट करनी है, उसको अपना वॉइस ओवर देना है और कई सारे फुटेजेस को वो ऐड करके एक प्रॉपर वीडियो बना सकता है और ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता है। कॉलेज के 4th ईयर में मेरे को हमेशा डर रहता था कि पिछले 3 साल में अगर मैं ये फिगर आउट कर लेता कि मुझे आगे क्या करना है, तो शायद मेरे को आज सोचना नहीं पड़ता, मैं पैनिक नहीं कर रहा होता। पर उस समय को जब मैं आज याद करता हूँ, जब मैंने अपनी बहन की शादी कर दी और बहन की शादी करने के बाद अपने माँ-बाप के लिए गाड़ी खरीदी, तो वो सोच के मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि आदमी सिर्फ़ अपने काम के बारे में सोचकर, अपनी हॉबी के बारे में सोचकर कैसे कहीं भी पहुँच सकता है और वो चीज़ें पॉसिबल कर सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। मेरे को याद है मैं जब गाड़ी खरीदने गया था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था। मैं गाड़ी की बुकिंग करके आ गया, सब कुछ डिसाइड करके आ गया और अपने पेरेंट्स को आके मैंने बोला कि चलिए गाड़ी देख कर आते हैं बस। वो लोग तैयार हो गए और हम लोग जब गाड़ी देखने गए, तो वहाँ पे डीलर ने उनके हाथ में चाबी रख दी उसी टाइम कि आपकी गाड़ी रेडी है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है और मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ और सोचता हूँ कि वैसे और सरप्राइज़ेज़ अगर मौका मिले तो अपने माँ-बाप को दे पाऊँ। तो अंत में मैं जोश टॉक के मंच से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल से आपको नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट है या क्या हॉबी है, तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले अपनी हॉबी पता लगाएँ क्योंकि आपकी हॉबी आपको कहाँ लेकर जा सकती है आपको खुद नहीं पता। मेरे पिताजी ने मेरे को 5 साल की उम्र में एक कॉमिक पकड़ाई थी और मेरे को 1% भी आइडिया नहीं था कि उस कॉमिक की वज़ह से आज मैं इस मंच पे खड़ा होऊँगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी हॉबी परस्यू करें। अगर हॉबी नहीं भी पता तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें क्योंकि उससे आप अपनी हॉबी ज़रूर पता लगा देंगे। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम से या तो हमें अच्छा लगता है या हम परेशान होते हैं और जब हम परेशान होते हैं तो तब हम हॉबी की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पे मनोज डे को देखा है, मैंने यहाँ पे विकास दिव्यकीर्ति सर को देखा है, मैंने यहाँ पे पंकज त्रिपाठी तक को देखा है और वहाँ उसी जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर आप मेहनत करते रहो, अगर आप कुछ बढ़िया करते रहो और पूरी लगन के साथ करो तो मेरे ख़्याल से
आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो आपको चाहिए वो मिल सकता है और शायद उससे ज़्यादा भी मिल सकता है जिसकी आपने कभी उपेक्षा भी ना करी हो। तो मैं आपको इतना ही रिकमेंड करूँगा कि आँख बंद करें, खूब मेहनत करें और आपको भी पता नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच जाएँगे, जैसे मुझे पता नहीं चला। हेलो जोश टॉक्स फैमिली। अगर हम जोश टॉक सेमिनार लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो हम नीचे दिए रजिस्ट्रेशन लिंक को फिल कर सकते हैं। जब भी हमारे शहर में जोश टॉक्स का सेमिनार हो रहा होगा तो हमें कांटेक्ट किया जाएगा।